जी हजरात, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आइजा 500। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो हम रिपीट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट और एविडेंस। जो एविडेंस हमें चाहिए ओपिनियन देने के लिए वो सफिशिएंट भी हो, वो अप्रोप्रिएट भी हो। सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है सैंपल साइज। 100 में से 20 का सैंपल, 30 का सैंपल, 40 का सैंपल। सैंपल बढ़ाऊं या सैंपल कम करूं? लॉजिक ये कहती है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, मोर इज द रिस्क, मोर विल बी द सैंपल साइज। अप्रोप्रिएटनेस बोले तो एविडेंस की क्वालिटी। दो कॉन्सेप्ट हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंस विल बी कवर्ड वंस वी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। लिहाजा फिलहाल हमने रेलेवेंस को कर दिया पार्क, ठीक है। रिलायबिलिटी, उसके 5 एट्रीब्यूट्स। वो एविडेंस जो मैं खुद से गैदर करूंगा, दैट इज मोर रिलायबल। वो एविडेंस जो डॉक्यूमेंटेड होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा। वो एविडेंस जो ओरिजिनल कागज में होगा ज्यादा रिलायबल होगा। वो एविडेंस जो ऐसे क्लाइंट से मिलेगा जहां कंट्रोल स्ट्रांग होंगे ज्यादा रिलायबल होगा। और वो एविडेंस जो थर्ड पार्टी से मिलेगा, फॉर एग्जांपल डेटर कंफर्मेशन, क्रेडिटर कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, वो बैलेंसेस जो ऑडिटर किसी थर्ड पार्टी से डायरेक्टली कंफर्म करेगा, दैट इज मोर रिलायबल, ठीक है। हजरात, ये हमने लेक्चर को क्विकली रिवाइज किया। अब सवाल यही है, ये मैंने बनाया हुआ एक झूला। एक जमाने में बच्चे 10 साल पहले, 15 साल पहले पार्क जाया करते थे, झूला करते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, खो खो खेलते थे, भंडा पानी खेलते थे। अब जी कैंडी क्रश का दौर है जी। सारा दौर चेंज हो गया और सारे बच्चे जो है वो अजीब से मर्ज का शिकार हो गए, अजीब से मोटे मोटे हो गए, किसी काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम किस पर आ गए? स्मार्टफोन पर आ गए। तो अगर आपको बचपन में याद आ रहा, जो हम उस दौर के हैं, भारत में इतना पुराना दौर कभी नहीं हूं, तो जहां पेरेंट्स हमें पार्क लेके जाया करते थे और हम सीसॉ पर बैठते थे। अगर मिसाल के तौर पर मैं इस झूले पर यहाँ बैठी हूँ, साइड पर बैठ जाऊं, और अगर मैं इनको उस तरह बैठा दूंगा तो मैं काफी ऊपर तक जाऊंगा, क्योंकि मैं एक दुबला आदमी हूँ, ये वजनी आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 70 किलो का हूँ, ये 90 किलो का मिसाल दे रहा हूँ भाई। तो अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ भाई, और अगर आपको जोर से यहाँ बैठा देंगे, तो आप जो है वो क्या पोजीशन क्या बनेगी? आप यूं जाएंगे और मैं यूं जाऊंगा उड़ता हुआ, ऐसा ही है। क्योंकि जहां वजन होगा वो साइड झुक जाएगी। अब अगर मैं अपनी साइड पे 2 बंदे बैठा लूं, मैं इसको बैठा लूं अपने साथ, क्योंकि इसके बाद वजनी क्लास में ये लड़का है। अब अगर हम दोनों यहाँ बैठ जाए तो भाई तू काफी ऊपर जाएगा। सवाल ये सर, कौन सा स्टेज है जहां आ जाएगा इक्विलिब्रियम? ऐसा कौन सा हम पल्ले बच्चे बिठाएं कि ये जो सीसॉ है ना ये यूं हो और ना ये यूं हो, ये बराबर में आ जाए। यही कॉन्सेप्ट है यहां पर कि क्या एविडेंस जो मिलेगा उसकी क्वांटिटी कितनी हो, उसकी क्वालिटी कितनी हो, वो कौन सा स्टेज है, वो कौन सा स्टेट है जहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी हम पल्ला हो जाएं और हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। तो भाई ऐसी कोई स्टेट नहीं है। बिकॉज, रिपीट करें, बिकॉज कितनी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी, बोथ ऑफ दीज डिपेंड ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। दिस जजमेंट may vary from client to client, from firm to firm, and from one partner to another partner. एक फर्म में अगर 30 पार्टनर्स हैं, ईवाई में 30 पार्टनर्स हैं, एएफएफ में 40 पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर जो है वो एक अपनी अलग राय रखता है। और एक फर्म के अंदर एक पार्टनर कह रहा है भाई ये होगा और दूसरा कह रहा नहीं ये होगा। सर, तो क्या एक फर्म में लोग अपने ओपिनियन को निगेट कर सकते हैं? क्या वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं? क्या एक बंदा ए कह रहा है, दूसरा बंदा बी कह सकता है? बिल्कुल कह सकता भाई, क्योंकि हर बंदे की जजमेंट क्या है, वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी का सेहरा जो है वो जाता है एक्सटर्नल ऑर्डर के सर, जहां वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बात किस पे डिपेंड करेगी, वो बात डिपेंड करेगी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। मजीद गाइडेंस के लिए ताबुन हासिल है आइजा 320 का, जो बताएगा कि क्या मटेरियल है और क्या इमटेरियल है, और क्या हम चेक करें और क्या हम चेक ना करें। विद दिस जरा जल्दी से आएंगे जी माइक वाले भाई, और आप पेज नंबर 5 के ऊपर जहां लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, जरा वहां से दोबारा शुरू करेंगे। तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं एक चीज जी, Important things to know. जी। Audit evidence requires that the auditor obtains sufficient
appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the audit opinion. ठीक है, फिर हमारे पास एक डब्बा बना हुआ है छोटा सा, उस पे हेडिंग डली हुई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, आप बजाय यहां लिखने के इसके उल्टे हाथ पे लिख लें, हो सकता है डब्बा छोटा पड़ जाए। ठीक है जी, तो आप इसके उल्टे हाथ पे जहां पर आपको एक्सपेक्टेड सवाल आ रहे हैं वहां नोटिंग करें, लिखें शाबाश। अगर एग्जाम में सवाल आ गया 3-4 नंबर का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सही, अगर एग्जाम में सवाल आ गया 3-4 नंबर का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सही या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप क्या लिखेंगे? लिखें the audit evidence to be obtained by the auditor, the audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate. The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate. The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate. By sufficiency we mean the quantity of audit evidence. By sufficiency we mean the quantity of audit evidence, and by appropriateness we mean the quality of audit evidence. Good morning. And by appropriateness we mean the quality of audit evidence, which in turn has two further elements. जिनकी ट्रेन निकल गई वो आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, पीछे वाला डब्बा छोड़ दें अब आप। By sufficiency we mean the quantity of audit evidence, and by appropriateness we mean the quality of audit evidence, which in turn has two elements. Relevance and reliability. सब पता है आपको, चीते हो गए अब आप। Which in turn has two elements, relevance and reliability. फिर आखिरी लाइन लिखें, क्लोजिंग लाइन लिखें। The quantity of audit evidence, मैं रिपीट कर लूंगा, पड़ोस में झांकना बंद कर दें, अगला डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी प्राइवेसी खराब कर रहे हैं हम। The quantity of audit evidence depends on various factors. सोचो ना, कोई बार बार झांक के देख रहा हो, आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। The quantity of audit evidence depends upon certain factors. The quantity of audit evidence depends upon certain factors. As well as reliability also has some attributes. Or say factors. क्या लिखा? आखिरी लाइन लिखना, दोबारा बताना। और के बाद मैं खुद भूल गया, जरा 2 लाइन दोबारा चलें जी पीछे। जी, the quality of evidence depends on certain factors, as well as reliability also has some attributes, or say factors, as well as reliability also has some attributes. अब लिखने से पहले कि मैं भूल जाऊं, और reliability also has some attributes or factors. ये खुद से भी लिख सकते हैं, ड्रामा कर रहे थे आप सिर्फ। और से factors, full stop। अब जरा एक बार दोबारा पढ़ लें जी। अब जिनका बीच में जो डब्बा छूटा हुआ, जरा काइंडली ट्रेन पकड़ लें जी। डीजे वाले भाई मेरा टॉपिक चला दें जी। Audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate. By sufficiency we mean the quantity of audit evidence, and by appropriateness we mean the quality of audit evidence, which in turn has two elements: relevance, reliability. The quantity of audit evidence depends on certain factors, as well as reliability also has some attributes or say factors. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलेंगे जरा। ये सर हम कब लिखेंगे?
अगर एग्जाम में सवाल आ गया 3-4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का कि जी रिपीट करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और एविडेंस, तो आप ये लिखेंगे। अगर आप अपने पल्ले से लिखेंगे वो कुछ और बन जाएगा, उसकी समझ कुछ और आएगा, उसकी हट जाएगी, वो आपको दोबारा बुला देगा। तो बेहतर है कि आप ये रिस्क ना लें। जो मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूं मिनिमम कोशिश करें कि आप उनको कम से कम रिटेन कर लें। ठीक है जी, अगले पेज में आएंगे, हम पढ़ चुके हैं सारा। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं 7 फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी, और फिर हमारे पास आ रहे हैं 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलायबिलिटी। जरा रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लें 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलायबिलिटी। जी डीजे वाले भाई जरा 5 पॉइंट्स चला दें। जी डीजे वाले भाई, जी डीजे वाले भाई स्लो चाहिए जी। रिलायबिलिटी के 5 फैक्टर पढ़ ले मेरा बच्चा। Reliability factor. हाँ शाबाश। Number 1. Evidence is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity. जी That is third party confirmations. Number 2. ये सब पढ़ा हुआ है हमने भाई जी। Evidence that is generated internally is more reliable when the related controls imposed by the entity are effective. इसकी मिसाल दी थी मैंने आपको। एक क्लाइंट मल्टीनेशनल है जहां बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, तो जो वहां एविडेंस मिलेगा वो क्या होगा? That would be more reliable as compared to organization जहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे, एसी से क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप जैसे हीरे नगीने नहीं होंगे, और वहां पर एसओपीस क्या होंगे? बहुत वीक होंगे। तो वहां से मिलने वाला एविडेंस क्या होगा? लेस रिलायबल। वीक नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, क्या होगा? लेस रिलायबल। ए मेरे वीक दोस्त जी, आगे चलें जी। Number 3. Written evidence is more reliable than verbal evidence. ठीक है जी। Number 4. Evidence. जो उसने जबानी का और जो उसने लिख के दिया, कौन सी बात रिलायबल है? मसला है ना लिख के दे रही और ना जबानी कह रही, बिला वजह ऐसी टाइम पास हो रहा है। आगे चलें जी। Number 4. Evidence obtained directly by external auditors is more. जो बात मैं खुद पूछूंगा और जो बात घूम के आएगी, कौन सी बात रिलायबल है? जो बात मैं खुद पूछूंगा जी। Number 5. Original documents are more reliable than photocopies. ठीक है, ये सारे क्या है? ये है रिलायबिलिटी के एट्रीब्यूट्स। आगे चलो, अगली 3 लाइनें पढ़ लो फटाफट। Quantity of audit evidence is affected by the auditor's assessment of risk. That is, the higher the risk, the more the evidence will be gathered. the higher the risk, the more the evidence will be gathered. चल अब पढ़ जी। Similarly, the higher the quality, the less may be required. Obtaining more audit evidence, however, may not compensate for its poor quality. जरा ये 3 लाइनें दोबारा पढ़ के मतलब समझना चाहता मुझे इसका जल्दी से। क्या कह रहा है इस बंद में शायर? क्या कह रहे हैं आपसे? इस बंद में शायर कह रहे हैं, मीर तकमीर कह रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक हो गई बात। वो कह रहा था हायर द रिस्क, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना एविडेंस, जितनी भूख उतनी बिरयानी, जितना लंबा रोजा उतने सारे पकौड़े, ऐसा ही ना जी। तो हायर द रिस्क, द मोर द एविडेंस will be gathered. Similarly, वो कह रहा है the higher the quality, अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है। मिसाल देता हूं मैं हमेशा, ये कल की बात है जो मेरी आखिरी क्लास थी सीए के ऑडिट की। एक बच्चे ने 10 सवाल कर लिए, एक टॉपिक है सब्सटेंटिव के 10 सवाल कर लिए, तूने 10 सवाल के बगैर सोचे समझे, बगैर लॉजिक के। उससे बेहतर था तो 5 सवाल करता, सोच समझ के करता। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। मैं भी आपको रिपोर्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते। उसके आपने 10 सवाल कर ली, लेकिन आपको लॉजिक ही कोई नहीं थी, बस आप रट्टा बेस कर गए, वो भाई बेकार हो गई प्रैक्टिस। उससे बेहतर था तू 5 सवाल करता, होशो हवास में करता, तरीके से करता, तुम पास हो जाओगे। बात समझ आ रही? वही तो कह रहा है ये। वो कह रहा है सिमिलरली द हायर द क्वालिटी। सर हायर क्वालिटी से क्या मतलब है? समझाएं मुझे, शाबाश। पार्टिसिपेट करें जी आज क्लास में जरा। हायर क्वालिटी से क्या मतलब है? अच्छी होगी। क्या अच्छी होगी मतलब? क्या होगा? बिजली पूरी आ रही होगी उसके अंदर, आलू गले हुए होंगे, बोटी सफेद होगी, क्या होगा भाई? गोश्त दुम्बे का होगा, क्या एक्यूरेट। और अच्छा इनसे पूछो तो इनकी शक्लें बनी हुई है, उससे ज्यादा शक्लें यहाँ बनी है, फिर जवाब यहाँ से आ रहा है जी। हायर क्वालिटी से मतलब है ओरिजिनल होगा, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे, सारा एविडेंस डॉक्यूमेंटेड होगा। ये वो एविडेंस होगा जो थर्ड पार्टी से डायरेक्ट आएगा। यार डम्बोज, ये क्या लिखा हुआ है? इसके पीछे क्या बना हुआ है? आगे कितने एट्रीब्यूट्स हैं? तो अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, इसका मतलब है वो रिलायबल ज्यादा होगी। ये जवाब नहीं दे सकते आप। सब दिमाग शुरू करते हैं चलाना। आप पूरे एसीसीए का अगर मैं कहूं ना 2-3 पर्चे बड़े मुश्किल हैं, उनमें से एफिट है। यकीन करें मुश्किल नहीं है, आप इसको मुश्किल बनाएंगे तो बन जाएगा, वरना ये पर्चा रुकने वाला नहीं है। 50 नंबर की तैयारी तो मैं अभी 1.5 महीने में करा दूंगा आपको इंशाल्लाह। उसके बाद तो फिर पोजीशन है,
हम पढ़ने को तैयार नहीं, हम लॉजिकली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो डिस्कशन क्या करें और जुमला बोला करें। अगर मैं कह रहा हूं क्वालिटी बेहतर होगी तो हमको नहीं पता रिलायबिलिटी के कितने एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब है, जब एक एग्जांपल ले ली, इसका मतलब है जितना एविडेंस डॉक्यूमेंटेड होगा उतनी क्वालिटी, जितना थर्ड पार्टी से एविडेंस आएगा वो ज्यादा रिलायबल होगा। अगर रिलायबल हो जाएगा तो क्वालिटी अपने आप क्या हो जाएगी। वही तो कह रहा है यार, थोड़ा सा समझाने की पोजीशन में आ जाए भाई। दोबारा पढ़ें। सिमिलरली the higher the quality, the less may be अच्छा, क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई तो फिर मैं कम क्वांटिटी पर भी इत्तेफाक कर लूंगा। बात समझ आ रही है। बिरयानी पुरानी है, 2 दिन पुरानी और पूरी देख पड़ी हुई, खा ले। और बिरयानी बिल्कुल ताजी बनी हुई, अभी निकाली अम्मा ने, वो आधी प्लेट है, वो आधी प्लेट उस 2 दिन की पुरानी बिरयानी से बहुत बेहतर होगी। वही तो कह रहा है भाई, जज्बात समझे। द लेस में बी रिक्वायर्ड। आगे चलो। obtaining more evidence, however, may not compensate for its poor quality. Obtaining more evidence, however, may not compensate for its, क्या मतलब है इसका? मतलब समझाया मुझे इसका? दोबारा पढ़ा 3 लाइनें खुद से, मुझे मतलब समझाया इसका जी। मैंने भी जान लेनी है आपकी। ज्यादा क्वांटिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। बिल्कुल सही पिक किया ना आपने। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट कह रहा भाई मेरे पास तो ओरिजिनल कागज ही नहीं है, तू एक काम कर 100 और चेक कर ले, और देख मैं लिख के कुछ नहीं दूंगा। तो जो मैं कह रहा हूं तू नोट कर ले, मैं तुझे लिख के कुछ भी नहीं दूंगा। और देख भाई थर्ड पार्टी से एविडेंस नहीं मिलेगा, जो हमारे पास से रिकॉर्ड में मिल रहा है भाई वो तू ले ले। अब चूंकि क्वालिटी क्या हो गई है, अब क्वालिटी क्या हो गई है, तो मैं सैंपल साइज लेकिन एक हद तक ही बढ़ाएंगे। इसका मतलब है क्वांटिटी का बढ़ा देना खराब क्वालिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं। आपके बोलने में भी ताकत नहीं है, आपके समझाने में ताकत नहीं है। जान मारे हैं आप। पेपर में आप बैठे होंगे, मैं वहां नहीं होऊंगा, मेरी सिर्फ यादें होंगी। पेपर आप दे रहे होंगे, आप होंगे और आपकी तन्हाई होगी, ठंडे पसीने निकल रहे होंगे उधर। तो काइंडली पार्टिसिपेट करें। इसलिए कि पेपर में 30 नंबर के ओटीज आते हैं। ओटीज का मतलब है लॉजिकल आंसर दिया जाएगा उधर। मैंने ये कहा, आखिर में ये कह रहे हैं अगर क्वालिटी खराब है, रिपीट, अगर क्वालिटी खराब है तो सैंपल साइज एक हद तक बढ़ाएंगे। ये नहीं हो सकता कि सैंपल साइज बढ़ाते जाए और क्वालिटी खराब होती है। खराब क्वालिटी सैंपल बढ़ा देने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इतनी सी बात थी भाई। दोबारा रिपीट करते हैं। पेज नंबर आए 7 के ऊपर, बस मैंने वाइंड अप करना है 500 को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। रिपीट करें। एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड्स, टीओसी, सब्सटेंटिव। टीओसी में 2 बातें, डिजाइन और ऑपरेशन। सब्सटेंटिव में 2 बातें, एपी, टीओडी। करने के तरीके कॉमन, कायरो 8 बातें, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, आईक्यू, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। कायरो कर रहे हैं, पसे पर्दा, या तो टीओसी होगा या सब्सटेंटिव होगा। हम टीओसी कर रहे हैं, हम कायरो कर रहे हैं, हम सब्सटेंटिव कर रहे हैं, हम कायरो कर रहे हैं। इस कायरो के अंदर एक के अलावा जो बाकी बचा वो टीओडी है, हम टीओडी कर रहे हैं। मतलब ये है हम पीएनएल, बैलेंस शीट, ये नोट्स वेरीफाई कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका एक और नाम टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल 3 चीजें, पीएनएल आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स, पीएनडी आइटम्स। पीएनएल आइटम्स का एक और नाम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट का एक और नाम अकाउंट बैलेंस लेवल। हो गया रे भाई सब कुछ। आगे चलो। हर टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आप घर पे अगर चाहें तो हर टॉपिक बड़ा से बड़ा आप अकेले बैठ के 5 से 10 मिनट में टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको किसी ने ये सिखाया हो कि टॉपिक रिवाइज करते कैसे हैं। और आप F8 में आ गए, आप बहुत बड़े हो गए मेरे हिसाब से। मैट्रिक और O लेवल और पता नहीं B लेवल और D लेवल क्या क्या करके आ रहे हैं आप। उसके बाद अगर आपको इस लेवल पर ये नहीं पता कि हाउ टू मेक समरीज एंड हाउ टू रिवाइज, तो ये लम्हा फिक्रिया होगा। बहरहाल मैं अपने पेपर के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपने ऑडिट फिंगर टिप्स पे कैसे लेके आ रहे हैं। ये उस वक्त होगा जब आप डेली बेस पे पढ़ेंगे। अगर यही टॉपिक आप आज से 2 महीने बाद पढ़ेंगे तो आइजा 500 आपके लिए बन जाएगा आदाब। और इस वक्त अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी बात करूं तो इस वक्त आइजा 500 जाए, वो डिफिकल्टी लेवल में इसके मार्क्स है 1 आउट ऑफ 10। यानी कितना मुश्किल है, 1 आउट ऑफ 10। और अभी हमने जाना कहाँ है, 7 और 8 और 9 आउट ऑफ 10 पे जाना है।
तो आपने इतना दम लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, पार्टिसिपेट करें। इसीलिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हम कैरो कवर कर चुके हैं भाई, हाँ है ना? पेज नंबर आए 10 और 11 के ऊपर, शाबाश। जी, पेज नंबर 10 और 11 पाएंगे तो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। तो मैंने ऊपर फर्स्ट लाइन में लिख दिया आपकी आसानी के लिए, टू बी कवर्ड आफ्टर ऑडिट रिस्क। क्या लिखा? टू बी कवर्ड आफ्टर। जब ऑडिट रिस्क पढ़ लेंगे तो फिर हम ये बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आगे हैं, शाबाश। अब आए पेज नंबर 12 के ऊपर। यहां से आते हैं पास्ट पेपर्स। आपको बहुत ही जल्द मैनुअल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास मैनुअल नहीं तो मैंने कुछ टॉपिक के सवाल यहाँ डलवा दिए हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 12 के ऊपर जो है वो इंडेक्स आ रहा है हमारे पास। अब हम देखने जा रहे हैं अगले 15 मिनटों के अंदर कि आइजा 500 पे सवाल बनता कैसे, ठीक है जी। तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखूंगा, जरा काइंडली आप फोकस कीजिएगा प्लीज। जब भी किसी टॉपिक का स्टार्ट हो तो वो टाइम सबसे अहम होता है। जब भी किसी टॉपिक का स्टार्ट हो और जब भी किसी टॉपिक का मैं एंड कर रहा हूँ वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आइजा 500 का एंड कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा जरा। सर आइजा 500 पे सवाल किस किस्म के बनते हैं? आइजा 500 पे सवाल बनने के दो तरीके हैं। एक सवाल बनेगा डायरेक्ट, क्या लिखा? और एक सवाल बनेगा इनडायरेक्ट। एक सवाल बनेगा डायरेक्ट और एक सवाल बनेगा इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट सवाल कैसे बनेगा? डायरेक्ट सवाल वो बनेगा जो मैं अभी तुम्हें करवाने जा रहा हूं, और ये सवाल जो होगा वो प्योर थ्योरेटिकल सवाल होगा। यानी यहां पे तुम्हें एग्जामिनर तंग नहीं कर सकता, यहां पर कोई चैलेंज नहीं, इजी पीजी। क्या? इजी पीजी। 4 नंबर ये लो, 5 नंबर ये लो, 3 नंबर ये लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इनडायरेक्ट सवाल है यहां आएगा मसला यहां भी नहीं आएगा, सिर्फ बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनडायरेक्ट सवाल बनता है अलोंग विद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या कहा? अगर आपको लेक्चर 2 याद आ रहा हो तो यहां मैंने एक डायग्राम बनाया था। सब्सटेंटिव में कैश एट बैंक पे सवाल बनेगा, डेटर्स पे बनेगा, ट्रेड पेबल पे बनेगा, फिक्स एसेट पे बनेगा, इन्वेंट्री पर बनेगा। तो जब सब्सटेंटिव पे सवाल बनेगा तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब सब्सटेंटिव पे सवाल बनेगा तो वो क्या बन रहा होगा? अच्छा, अब एक और चीज सुनिएगा। सब्सटेंटिव के अंदर भी सवाल बनाने के दो तरीके हैं। एक सवाल बनेगा थ्योरेटिकल और एक सवाल बनेगा सिनेरियो बेस्ड। बात समझ आ रही है? ये सारी बातें मैं आपको बहुत अरसा पहले बता रहा हूं, और इस डिस्कशन को कहते हैं एग्जाम फोकस डिस्कशन। मैंने आइजा 500 बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मैंने क्लास में याद करा दिया, मैंने ये नहीं बताया तो मुझसे बड़ा फेलियर टीचर कोई नहीं होगा जो 25 साल पढ़ाने के बाद ये नहीं बता पाएगा सवाल कैसे बनेगा। हर टॉपिक के आखिर में मैं ये बता दूंगा इस पे सवाल कैसे बनेगा, ताकि आपका जो फेयर अननोन है वो पहले से वेल हैंडल्ड लोग। अच्छा भी हमें तो पता है सवाल कैसे बनेगा, ताकि जब हम पास पेपर देखेंगे तो आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा। दोबारा बता रहा हूं, आइजा 500 दो तरह के सवाल हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट। कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट में दो चीजें। इनडायरेक्ट में क्या सवाल बनना होगा? सब्सटेंटिव, जिसमें दो तरीके, एक सवाल बनेगा और एक सवाल बनेगा। ये कॉपी कर लें, शाबाश। ये कहीं भी कॉपी कर लें फटाफट जल्दी से। ये बेशक आप कॉपी कर लें। पेज नंबर 16 आपके पास अवेलेबल है, पेज नंबर 17 आपके पास अवेलेबल है, पेज नंबर 18 पे जगह मौजूद है। फटाफट जल्दी से हजरात, ये नोटिंग करने के बाद, बड़ी अहम नोटिंग करने के बाद, जब मैं पेज नंबर 12 पे आता हूं बुकलेट के, तो मेरे पास आइजा 500 के सवालात का वहां इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। मार्च जून 16, सितंबर दिसंबर 15, जून 2007, दिसंबर 13, दिसंबर 2009 और जून 11, ठीक है जी। एक आध और सवाल होगा जब आपको बुकलेट मिल जाएगी पास पेपर्स की, तो मजीद सवाल भी देखेंगे। बहरहाल फिलहाल ये 5-6 सवाल बहुत काफी हैं। अच्छा, सवाल कैसे आते हैं सर? स्टार्ट करेंगे जी फ्रॉम जून 2007 का सवाल है, फिट का मेटकाफ जी पढ़े। 7th Metcalf. ISA 500 audit evidence states that the auditor objective is to design and perform audit procedures in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. Required. Describe the factors which will influence the auditor's judgment concerning the sufficiency of audit evidence. जी, ये सवाल कौन सा है इसमें से भाई? सर ये सवाल है डायरेक्ट और ये सवाल क्या है? थ्योरेटिकल। ठीक है ना, आपको बुलवाने के लिए भी मुझे बहुत इंसिस्ट करना पड़ता है। अब आप जब जब क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे मैं आपको 100 रुपए दूंगा इंशाल्लाह। ये सवाल किस चीज का है इसमें से?
देगा फर्क देगा, पैसा लगाओ फर्क पड़ता है भाई। सर ये पैसे कब मिलेंगे बेटा, ये पैसे मैं एक जो है ना वो जगह डोनेट कर दूंगा, इंशाल्लाह जमा कर रहा हूँ मैं, और आपके बिहाफ पर मैं कहीं गरीब बच्चों को दे दूंगा। ठीक है जी, शाबाश। कैसा टाइट ना, कैसा हैंडल किया मैंने। दोबारा पढ़ें जी रिक्वायरमेंट। Describe the factors फैक्टर बताओ which will influence the auditor's judgment concerning the sufficiency of audit. कंसर्निंग द, Sufficiency. क्या दोनों पूछ रहा है? सफिशिएंसी और रिलायबिलिटी दोनों पूछ रहा है, कैसे सफिशिएंसी पूछ रहा है? तो भाई जो पूछा है वो बताएंगे। ये F8 का एग्जाम है, ये मैट्रिक इंटर का एग्जाम नहीं है। जो पूछेगा वो बताएंगे, चाहे वो 3 पॉइंट हो या 4 पॉइंट हो, जितने मार्क्स हो, जो आपके पास नॉलेज है, जो उसने पूछा है वो ही आप बताएंगे। ये सवाल 4 मार्क्स का हो जाएगा जी। अच्छा इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर थोड़ा सा ज़्यादा 2007 का ये, तो आंसर कबले मसीह का है। आप आंसर ये पढ़ लें बेशक, लेकिन आप लिखेंगे कहां से? मेरे हैंडआउट से। ये कसम है आपको, प्रॉमिस करें कि आप कोई और कहीं और से कंटेंट कॉपी नहीं करेंगे। जो कागज मैंने आपको दिया है, जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, आप वहां से ही लिखेंगे। जरा पढ़ लें जी। Factors concerning the sufficiency of audit evidence. जी Please learn from my ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तड़प तड़प के कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलें जी। source of evidence. The auditor will be concerned about the source of evidence, that is, whether it is generated by the entity being audited or by a third party of its auditor's generated evidence. Materiality of the amount. More audit evidence would be required when examining more material balances and lower the level of materiality set. ठीक है, मैंने कहा ना कि मुश्किल आंसर दिया, वैसे पढ़ लें आप, टिक द बॉक्स है जी। Inherent and control risks. The higher these risks are, the more audit evidence will be required in order to provide assurance over figures in the financial statement. ठीक है, Accounting and control systems. Depending on whether the systems in place are reliable or not, this will influence the amount of audit evidence required to support various audit assertions. मुश्किल वर्ड्स थे। 2007 का आंसर है, मुश्किल वर्ड है। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम ये आंसर याद कर लें, और ना हम करेंगे ना हमें करना चाहिए। ये आंसर आप कहां से देंगे? जो पॉइंट्स मेरे हैंडआउट में दिए हुए, क्या इस पे पूरी क्लास मुत्तफिक है जी? ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल में आए जी। दिसंबर 2009 जी। ISA 500 audit evidence audit evidence to be reliable. पूछा गया उसने, Required. List 4 factors that influence the reliability of audit evidence. 4 फैक्टर्स बता दो दैट इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी। सर कितनी बातें थी? उसने कितनी पूछी है? तो कितनी बताएंगे आप? 4। अगर आपको लग रहा हो कि यार मेरा एक पॉइंट कमजोर है या मेरा पॉइंट ठीक नहीं है, तो हम 5 लिखेंगे, वरना हमें इजाफी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। सर कितने मार्क्स है? 4। एवरी पॉइंट इज हाउ मेनी मार्क्स? अब आपने याद तो किया, लेकिन जो आप लिख के आए, अल्लाह माफ कीजिए, जो आपने टाइपिंग की है, वो पता नहीं आपने अजीब ही कोई कॉन्सेप्ट पेश कर दिया है, तो आपके लिखने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेजॉरिटी बच्चा F8 में 45 और 50 के अंदर फेल हो जाता है। ये वो बच्चे जो डे 1 से नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो 10-12 मार्क्स छोड़ के आ गए, ये वो बच्चे हैं जो हर चीज अपने ओन वर्ड में लिख के आ गए, लेकिन जो लिख के आए हैं वो ठीक नहीं लिख के आए हैं। बहुत ही क्लोज बच्चे फेल होते हैं, 46, 47, 48, और जो पास हो रहा है 65, 75, बीच में अजीब सा गैप आ रहा है। जो अच्छे बच्चे वो पास हो रहे हैं 65, मतलब वो बच्चे जिनसे आप एक्सपेक्ट ना करें, पता नहीं ये जिंदगी में क्या करेगा, 75, 78, और जो बहुत ही समझदार बच्चे जिनसे आप बेटा पोजीशन आ गई, नहीं सर 48 पे रुक गई, उसको देख वो कहां निकल गया लौंडा, 74, क्योंकि इसने स्ट्रेस लिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मुझे सब आता है, और एक chill.com में रहा, एंड टाइम पे पढ़ लिया, एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर दिया। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, नॉट अ गेम ऑफ थ्रोन्स। बात समझ आ रही है? वो 3 घंटे में आप अपने आप पर कितना काबू रखते हैं, आपका रिवीजन कैसा है, ये सारी बातें बताऊंगा। बहरहाल द पॉइंट इज कि ये आसान है, पेपर में 50 नंबर रखे हुए होते हैं, ठीक है जी। अब ये 4 नंबर का सवाल है, ऐसे 4 नंबर और दिए हुए होंगे, 3 नंबर और होंगे, 18-20 नंबर तो ये हो गए। अब आपने अगर यही भाड़ मार दिया तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल आगे चलें जी, ये बातें तो चलती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2010, ये सवाल ICAP का है जी। ICAP का जब नाम आए तो आपने एहतरामन 1 मिनट के लिए ऐसे आंखें बंद करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। ICAP हमारे अबू जी हैं, डॉन है, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं? ACC है। आप किस मुल्क के हैं जी? यूके। ये कौन सा मुल्क है जी? और हमें इस पे गर्व होना चाहिए जी। पढ़े जी, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली सवाल पढ़े। सितंबर 2010 सर, लेकिन ICAP आंसू बड़े निकलवाता है, यकीन करें यार, जो आंसू ICAP से निकलते हैं ना, वो ACC से
नहीं निकलते बाहर। जी पढ़े। Explain the term sufficient and appropriate audit evidence. कितना कोई क्यूट क्वेश्चन है मेरी तरह यार। एक्सप्लेन द टर्म, आप बात करें मैं आपको 100 रुपए दूंगा जी। दोबारा पढ़े, एक्सप्लेन द टर्म। यार पैसा लगाओ तो यहां से भी आवाज आती है, यानी ये पार्टी भी वही है, मतलब लगाओ भाई दिखाओ, ठीक है जी, मतलब वही है। पैसे की बात की सर ने भाई। 4 मार्क्स, कितने मार्क्स हैं जी? क्या लिखेंगे 4 मार्क्स के अंदर? 4 मार्क्स में क्या लिखोगे? सही। 4 मार्क्स में क्या लिखेंगे? सही। जो मैंने आज लिखवाया है वो आप लिख देंगे, ठीक। आसान है, मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है जी। फिर आप आए सितंबर 2013 के ऊपर, ये भी आईकेएफ का सवाल है सर। तो ये सवाल F8 के कहाँ हैं? ये जो F8 के सवाल हैं ये आपको मैनुअल मिल जाएगा, हम उससे अटेम्प्ट करेंगे जी। Briefly describe the steps that an audit. ये छोड़ दें, बी पार्ट पे आ जाएं, बी पार्ट पे आ जाएं, ए पार्ट छोड़ दें। Briefly explain any 6 methods for collecting audit evidence. अच्छा, अब यहाँ आईकेएफ ने गेम क्या की, क्योंकि वो आईकेएफ है। 12 मार्क का सवाल, 12 मार्क बहुत होते हैं थ्योरी के पेपर में। 6 मेथड्स, अच्छा लिग मेथड रहा है। अब बच्चे के दिमाग में मेथड तो 2 हैं, टीओसी और सब्सटेंटिव। तो कई बच्चे आईकेएफ में जो डम्बोस थे वो टीओसी सब्सटेंटिव लिख के आ गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदों 12 मार्क का सवाल है, मुझे बताओ मेथड 6 कहाँ दिए हुए हैं? कह रहे थे दिए हुए तो कहीं, हमने वहां बैठ के बनाए हमने। आईकेएफ ने क्या किया, उसने प्रोसीजर को कर दिया मेथड और 6 उसने वहीं रखा ताकि बच्चे पिक कर ले, और मार्क्स भी 12 हैं। इसका मतलब है बेसिकली इसने क्या पूछा है, कायरो। तो आपने 8 में से कितने बताने? 6 बताने। आप क्या बात समझ आ रही है? ठीक है जी। और एक सवाल जो है ना वो मैं दिखाता हूं आपको ऊपर में से। तो ये सवाल जो है, जो रिलायबिलिटी वाला है, पेज नंबर 6 पे जाए, इस पे मार्क कर लेंगे। ये सवाल को 2-3 मरतबा पूछा गया है। मैं भी आपको मैनुअल में जाके और ये सवाल सारे कराता हूं। ये जो पेज नंबर 6 पे दिए हुए ना 5 पॉइंट्स रिलायबिलिटी के, इस पे मार्क कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये ना पॉइंट नंबर 1 to 5 जो रिलायबिलिटी के एट्रीब्यूट्स है, इसको मार्क कर लें, क्वेश्चन मार्क कर लें इधर। तो मैं सवाल आपको कराता हूं फ्रॉम द मैनुअल। हजरात क्लास में मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो बच्चे एलएमएस पे देखेंगे आपको भी इंशाल्लाह मैनुअल मिल जाएगा, आप कैंपस से कलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप कराची से बाहर के तो आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। पहला सवाल निकालें मार्च जून 16। अब आप अपने मैनुअल में जाएं और मार्च जून 16 का आइटम निकालें। मैं बताता हूं आपको किस पेज पर है ये। मार्च जून 16 दिया हुआ पेज नंबर 203 के ऊपर, चेक करें यही पेज है। अब आपने करना ये है कि आपने घर जाकर ना ये स्टिकर लगा लेने अटेम्प्ट वाइज, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट उस पेज पे जाएंगे और आप उसको ढूंढ लेंगे। ये हमें ऑडिट फॉर्म में सिखाते हैं कि इसके वर्किंग पेपर कैसे मेंटेन होते हैं। ये आपको स्टिक ऑन मिलेंगे, ये आपने यूं करके लगाना इस तरह। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पेपर ढूंढना है तो मैं उसके फर्स्ट अगर इंडेक्स पे जाऊंगा, इस तरह का आपको स्टिकर मिल जाएगा भाई, और यहाँ आप लिख देंगे मार्च जून MJ20। अब आपको हर पेज ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, ऐसा लगे कि पढ़े लिखे हम यहाँ हैं। ठीक है जी, कौन सा पेज है जी? पेज नंबर, ठीक है जी। अच्छा, पेज नंबर 203 में आएंगे। हमने इंडेक्स में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई जरा फारिस आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये 10 मार्क का सवाल है। आए देखते हैं कि 10 नंबर का वो क्या पूछ रहा है आपसे जी। Number 1. Describe 5 types of procedures for obtaining audit evidence. अभी कुछ देर पहले आपने आईकेएफ का सवाल देखा, उसने क्या दिया हुआ था? उसने मेथड कर दिया था। यहाँ ये F8 का सवाल है। F8 का एग्जामिनर की सबसे अच्छी बात ये, वो दुनिया में आपको तंग करने के लिए नहीं आया हुआ। F8 के एग्जामिनर का मकसद है आपकी नॉलेज चेक करना, जबकि आईकेएफ का जो एग्जामिनर है वो चेक करता है ब्लड प्रेशर आपका। वो देखता है, वो जान के आपको हॉल लाता है ये क्या पूछ लिया उसने। वो सिर्फ चेक कर रहा है कि बच्चा एग्जाम प्रेशर में उस चीज को हैंडल करने को तैयार है या नहीं है। इसीलिए आईकेएफ के अंदर कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। ठीक है जी, जो बहुत रोते धोते हैं उनका तो काम ही खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2-1, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ, क्या कह रहा भाई? प्रोसीजर। हमने कितने पढ़े हैं? वो कितने पूछ रहा है? ये सवाल था एक पार्ट है। सेकंड पार्ट पढ़े जरा प्लीज। For each type of procedure, describe an example relevant to the audit of bank balance. ये क्या पूछ रहा है? हाँ, अब आ गया सवाल ये वाला।
इनडायरेक्ट वाया सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वो कह रहा है जो आपने 2 के 1 में 5 प्रोसीजर बताए हैं, जरा मुझे ये बताएं कि आप जब कैश और बैंक वेरीफाई करोगे तो आप उन प्रोसीजर में क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 के 1 में बताया कि हम बैंक कॉन्फर्मेशन भेजेंगे, मैंने जिक्र किया कॉन्फर्मेशन का, फिर मैंने जिक्र किया इंस्पेक्शन ऑफ एसिड का। अब आए आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 के अंदर, वो कह रहे जो आपने ऊपर कायरो बताए हैं, जो भी आपने 5 बताए, जरा बताएं कैश एंड बैंक में आप क्या करेंगे। तो कैश एंड बैंक में आप लिखेंगे वी विल डिस्पैच बैंक कंफर्मेशन, वी विल ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, वी विल परफॉर्म रीकैलकुलेशन ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन। मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा ये पॉइंट, समझेंगे सवाल क्या कर रहा है। उसने सवाल 2 के 1 में नॉर्मल आइजा 500 से पूछा है, और जो सेकंड पार्ट है वो उसने क्या पूछा है, वो उसने सब्सटेंटिव के साथ लिंक करके पूछ लिया। बात समझ आ रही? कितने मार्क का सवाल है ये? नोट द टोटल मार्क्स विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन ईच पार्ट। 5 नंबर और 5 नंबर। अब आप निकाले सवाल सितंबर दिसंबर 2015। शाबाश, जल्दी से। मेरे ख्याल में पेज नंबर 217 218 होगा, चेक करें। सितंबर दिसंबर 2015, यही है। सितंबर दिसंबर 2015 निकालें जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा, क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा बहुत ही सिंपल सवाल है जी, 4 नंबर का। हजरात मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सितंबर दिसंबर 2015, क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा जी। पढ़े जी। Explain 4 factors which influence the reliability of audit evidence. Explain 4 factors, कितने फैक्टर बताने जी? Which influence the reliability, sufficiency के फैक्टर पूछ रहा है या रिलायबिलिटी के फैक्टर पूछ रहा है? कितने मार्क का सवाल है? कितने पॉइंट लिखने को बोला है? क्या 4 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड दी में? 4 आपने पॉइंट लिखे, 4 नंबर मिल गए। कितने बच गए? 46। पास करने के लिए कितना चाहिए? कितने ले चुके हो? सिंपल इजी बिजी पेपर है भाई। ठीक है जी। आप मुश्किल बनाएंगे तो मुश्किल बनेगा, वरना यकीन करें हंसते खेलते निकल जाएगा पेपर इंशाल्लाह। जून 7 हमने कवर कर लिया, दिसंबर 13 निकालें जरा। दिसंबर 13 निकालें जी। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रावो, क्वेश्चन नंबर 2 ब्रावो 2B, वीवो भैंस जी। अगल बढ़ी के भैंस, ऑब्वियसली भैंस, ऑब्वियसली, है ना जी। भजन क्या ढूंढ रहे? मिल गया आपको भजन? Yes. बहुत शुक्रिया, आपको मिल गया भाई। 2B पढ़े, शाबाश। ISA 500 audit evidence requires audit. अल्लाह आपको चांद सी भाभी दे जी। 2B पढ़े जी। ISA 500 audit evidence requires auditors to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Appropriateness is a measure of the quality of audit evidence, that is, its relevance and its reliability. रिक्वायरमेंट पूछा क्या एग्जामिनर ने? Identify and explain 3 factors which influence the reliability of audit evidence. Identify and explain क्या? 3 factors. 3 factors which influence the reliability of audit Evidence. evidence जी। क्या पूछा भाई? Factors. अभी पिछला सवाल यही तो नहीं था? Yes sir. जो पिछला सवाल था क्या वो यही था? सर तो क्या F8 में सवाल रिपीट होते हैं? हाँ जी होते हैं। ICAP में ये मसला है, ICAP में सवाल रिपीट होगा शायद 10 में से 2 बार, जबकि यहाँ पर F8 के अंदर जो है वो 10 में से 8-9 मरतबा सवाल रिपीट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसने F8 के पास पेपर SK के साथ कर लिए उसका पेपर निकल जाएगा, कंफर्म है ये। अनलेस आप नियत करें, अल्लाह पाक मैं नियत कर रहा हूं कि मुझे पास नहीं करना है। अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ना है, पास ही नहीं करना है, तो फिर मसला होगा। अदरवाइज ये पेपर रुकने वाला नहीं है। बिला वजह फेयर और अननोन डेवलप ना करें। हजरात, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑन ISA 500। ये जो हमने टॉपिक अभी कवर किया है, ये हमने आप समझे कि सिर्फ ISA 500 कवर किया हुआ है। आगे जाके जब मैं सब्सटैंटिव शुरू करूंगा तो मैं ISA 500 दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। वहां मैं कॉन्सेप्ट दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस का। फिर हम स्टार्ट करेंगे सब्सटैंटिव, और जो पहला सब्सटैंटिव मैं कराता हूं क्लास में वो मैं कराता हूं डेटर्स। फिर हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशन, फिर हम पढ़ते हैं कैश एट बैंक, फिर हम पढ़ेंगे कैश इन हैंड, फिर हम पढ़ेंगे फिक्स एसेट, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल, फिर हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। हजरात, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये था ISA 500। जितना पढ़ाया जितना समझाया उसको कवर करें।
जो इसमें याद करने वाली चीजें हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सही, सफिशिएंसी के फिल्टर आपको पता होने चाहिए, रिलायबिलिटी के फिल्टर आपको पता होने चाहिए, और कायरो की जो 8 बातें हैं उस पर आपको हर कायरो के अंदर 2-3 लाइनें लिखना आना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम स्टार्ट करेंगे अब आइजा 320 कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी।